दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैंने पॉलिटिकल साइंस कोर्स कोड POL 203 का वीडियो एक अपलोड कर दिया है। तो जो 203 में कुछ पार्ट 2 है ये, और उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी हो गए थे, तो उस क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस कोर्स कोड 203 के बचे थे, इस पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से माना जाता है। तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो लोग आप सब लोग जानते हैं कि वो इटली से माना जाता है। तो ये पूछा है कि इटली के किस नगर से माना जाता है। तो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? फ्लोरेंस नगर जो इटली का है, वहाँ से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है दोस्तों, वो दांते को माना जाता है। किसे माना जाता है? दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है? तो वो है मैकियावेली। कौन है दोस्तों? मैकियावेली जो है वो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट एंड द कॉल ऑफ मैन किसकी कृति है। तो द लास्ट जजमेंट एंड द कॉल ऑफ मैन जो कृति है वह माइकल एंजेलो की है। किसकी है दोस्तों? माइकल एंजेलो की द लास्ट जजमेंट एंड द कॉल ऑफ मैन जो कृति है, यह किसकी है? तो वो माइकल एंजेलो की है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी किस पुस्तक में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। तो अपनी किस पुस्तक में इंग्लैंड के लेखक जो है टॉमस मूर, वो अपनी पुस्तक में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। तो यूटोपिया किसमें प्रस्तुत किया है? तो यूटोपिया जो है उनकी, उसमें अपने क्या किया है, इस पुस्तक में उन्होंने आदर्श समाज का एक जो समाज है वो आदर्श समाज का क्या किया, उन्होंने चित्र का प्रस्तुत किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संत टॉमस एक्विनास ने दो पुराने विचारकों के विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की। तो अरस्तु एवं अगस्टाइन ने। ठीक, किसने? अरस्तु एवं अगस्टाइन ने। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्सी ने किस विचार को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर पुकारा है। तो एक्विनास। ठीक है, एक्विनास है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य युग मूलतः अराजनीतिक तथा किसने कहा है। जो मध्य युग मूलतः अराजनीतिक, ये किसने कहा है? तो ब्राइस ने। किसने कहा है दोस्तों? ब्राइस ने कहा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि मध्य युग के चिंतक का सार उसका सार्वभौमिकतावाद है। तो किसने कहा है कि मध्य युग के चिंतन का सार उसके सार्वभौमिकतावाद है? तो वो बार्कर ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? बार्कर ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दो राज्यों की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो दो राज्यों की अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया है? याद रखिएगा, वो है अगस्टाइन। कौन है? अगस्टाइन जो है वह दो राज्यों की अवधारणा को प्रस्तुत किए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसी क्रम में दो तलवारों के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो दो तलवारों के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है पोप और गिलेसियस प्रथम। पोप गिलेसियस प्रथम ने। किसने? पोप गिलेसियस प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि शीशे की और सोने की चमक में जो अंतर है वही अंतर राजाओं और विश्वों के गौरव में है। तो किसने कहा है कि शीशों की और सोनों के चमक में, ठीक है, शीशों की चमक में और सोनों की चमक में जो अंतर है वही अंतर राजाओं और विश्वों के गौरवों में है। यह बात किसने कही थी? तो संत एम्ब्रोस ने की थी। किसने की थी? संत एम्ब्रोस ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह कथन किसका है कि जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और गुण आकार स्थिति तथा प्रभा से उससे हीन होता है, उसी प्रकार राजकीय शक्ति भी अपने वैभव की भव्यता पोप की शक्ति से प्राप्त करती है। तो किसने कहा है यह कथन? तो ये पोप इनोसेंट तृतीय ने कहा है। किसने कहा है? पोप इनोसेंट तृतीय ने। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन राजसत्ता को उच्च प्रकृति की डकैती के तुल्य मानता है। तो कौन राजसत्ता को उच्च प्रकृति की डकैती के तुल्य मानता है? तो ग्रेगरी जो है वह उच्च प्रकृति की डकैती के तुल्य मानता है राज्य की सत्ता को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा धर्माधिकार राजकीय अधिकार से प्राचीन है। तो जो धर्माधिकार है वह राजकीय अधिकार से प्राचीन है, यह किसने कहा था? अनूरियस ने कहा था। किसने कहा था?
ऑनोरियस ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा ईश्वर से डरो राजा का सम्मान करो? तो यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह संत पीटर ने कहा था। किसने कहा था? संत पीटर ने कहा था कि ईश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई थी? तो जो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह 16वीं सदी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दांते के बाद जो पुनर्जागरण की भावना का श्रेय देने वाला व्यक्ति था तो वह कौन था? तो वह था पेट्रार्क। पेट्रार्क जो था वह दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे? तो फ्रांसिस बेकन। ठीक है, फ्रांसिस बेकन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थॉमस मूर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? तो थॉमस मूर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है यूरोपिया। क्या है? यूरोपिया। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र में पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो वो है चित्रकला। चित्रकला में पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो आप लोग सब लोगों को पता होगा कि वह इटली। इटली जो देश है यहीं पे सबसे पहले क्या हुआ? पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची था एक। लियोनार्डो दा विंची जो था वह क्या था? तो वह एक चित्रकार था। लियोनार्डो दा विंची एक क्या था? चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तार किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को। किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवजागरण आंदोलन। ठीक है, नवजागरण आंदोलन रेनेसां का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है तो क्या है? तो वो है मानववाद। ठीक है दोस्तों, मानववाद। अगला क्वेश्चन है, कौन पुनर्जागरण से संबंध में सही है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पुनर्जागरण के संबंध में सही है। तो आप लोग देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन जो दिया है, अधिकांश पुनर्जागरण कला का विषय धार्मिक था। सही है। पुनर्जागरण के दौरान चित्रकला एवं कौशल के रूप में उभरी, ये भी बात सही है। इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ा था पुनर्जागरण का। यह धर्म के लिए प्रतिरोधी नहीं था, ये भी बात सही है। अतः हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपयुक्त सभी हम लोग का क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों, पुनर्जागरण लैटिन भाषा के एक फ्रांसीसी शब्द है जिसमें री का मतलब और नेसेंस का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। क्या होता है? पुनर्जन्म अर्थात फिर से जन्म। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्जागरण के रूप में जाना जाने वाला महान आंदोलन यूरोप में कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था यूरोप में? 1453 में। पुनर्जागरण के रूप में जाना वाला महान आंदोलन यूरोप में कब प्रारंभ हुआ? तो 1453 में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रेम गीत लौरा किसने लिखी है? जो प्रेम गीत है जिसका नाम लौरा है वह किसने लिखा है? तो पेट्रार्क ने लिखा है। ठीक है, पेट्रार्क ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि दांते की प्रेरक शक्ति थी। दांते की प्रेरक शक्ति क्या थी? बियाट्रिस थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्यकाल में विश्व की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मध्यकाल में विश्व की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो रोमन चर्च की स्थापना। क्या थी? रोमन चर्च की स्थापना थी। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में दोस्तों, मध्यकाल की एक विशेषता सामंतशाही व्यवस्था थी तो दूसरी क्या थी? चर्च व्यवस्था थी। क्या थी? चर्च। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकाल में चर्च के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो मध्यकाल में चर्च के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो वह थे पहले जॉन बर्नार्ड, सेलिसबरी, एक्विनास। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य होगा कि उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से पोप और राजाओं में आपस में विवाद हुआ? तो कौन से पोप और राजा थे जिसमें आपस में विवाद हुआ? तो पहले पोप ग्रेगरी सप्तम, राजा हेनरी चतुर्थ और पोप बेनिफिक्स अष्टम एवं फ्रांस के बादशाह फिलिपद फेयर, इन दोनों में क्या हुआ था? आपस में विवाद हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के मामले की सत्ता राज्य अधिकारी पास होता है तथा दूसरी दुनिया के मामलों पर सत्ता किसके पास थी? तो चर्च के पास थी। किसके पास थी? चर्च के पास। यह कह रहा है कि दुनिया के मामलों की सत्ता राज्य अधिकार के पास हो तथा दूसरी दुनिया के मामलों पर सत्ता किसके पास थी? तो चर्च के पास थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा विवेक दासता की स्थिति में पहुंच गया ज्ञान का विकास दब गया और राजनीतिक दर्शन की प्रगति रुक गई? तो यह बात किसने कहा था? तो गैटिल ने कहा था। किसने कहा था? गैटिल ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि
किसका विचार है कि मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का उस समय अवसान हो जाता है जब वह सांसारिक और धार्मिक सत्ताओं के संबंध में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुकता है? तो वह है डनिंग। क्या है दोस्तों? डनिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान योग्य जातियों को ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है, किसका कथन है? तो भगवान योग्य जातियों को ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है, यह कथन थॉमस एक्विनास का है। किसका है? थॉमस एक्विनास का। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है? तो किसने कहा था? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा विचारक पापियों को दंड देना ईश्वरीय व्यवस्था मानता है? तो कौन सा विचारक जो है पापियों को दंड देना ईश्वरीय व्यवस्था मानता है? तो वह है थॉमस एक्विनास। ठीक है, थॉमस एक्विनास जो है वह पापियों को दंड देना ईश्वरीय व्यवस्था मानता है। इसका भी आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा थॉमस एक्विनास। ठीक है, थॉमस एक्विनास जो है वह ईश्वरीय शासन को सर्वाधिक अनुरूप है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजा की इच्छा, आदेश या कानून विवेक पर आधारित नहीं है, तो यह कानून नहीं अधर्म है, दुराचार है, किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? यह थॉमस एक्विनास ने कहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संत थॉमस एक्विनास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक थॉमस एक्विनास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो वह है डार्क एज। डार्क एज जो है दोस्तों यह नहीं लिखी गई है। बाकी जो है इनकी पहली मतलब है सुगमा थियोलॉजिका, दूसरा है कमेंट्री ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टॉटल और तीसरा है द रूल ऑफ प्रिंसेस। यह तीनों उनकी रचना है, जबकि डार्क एज जो है उनकी रचना नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संत थॉमस एक्विनास की विधि के वर्गीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विधि सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो सामान्य विधि। सामान्य विधि इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कानून वस्तुओं की प्रकृति या स्वभाव से उत्पन्न होने वाली आवश्यक संबंध है, यह विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने यह विचार प्रतिपादित किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन मध्य युग का प्रसिद्ध विचारक था? तो मध्य युग का कौन प्रसिद्ध विचारक था? थॉमस एक्विनास, संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और आपका जो 203 है पॉलिटिकल साइंस कोर्स कोड 203। ठीक है दोस्तों, 203 है आपका POL कोर्स कोड 203। आप लोगों का इतने में कवर हो जाएगा। आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। और वीडियो के 1 से 2 बार जब आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको आ जाएंगे, और जब एग्जाम हॉल में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन को देख करके आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मध्य युग का अरस्तु कौन है? तो मध्य युग का अरस्तु कौन है दोस्तों? एक्विनास है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे पॉलिटिकल साइंस कोर्स को 203 से थे, और इसका पहला वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। आप लोग जा करके चैनल को खोल करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।